आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1, जिसका नाम है विविधता की समझ। विविधता क्या होती है, पहले हम इसे समझेंगे कि विविधता होती क्या है। विविधता कई प्रकार की हो सकती है, धर्म के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, खान पान के आधार पर, भाषा व त्योहार आदि के आधार पर। यह जाति के आधार पर भी हो सकती है। विविधता वो चीज़ होती है जिसमें हम एक दूसरे से अलग हो, बिल्कुल हूबहू ना हो। जैसे कि आप इन चित्रों को देख सकते हैं, यह 3 बच्चों ने चित्र बनाए हैं और ये तीनों चित्र आपस में अलग अलग हैं। कोई सा भी चित्र एक दूसरे से हूबहू एक जैसा नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं। अब हम किसी 3 बच्चों को लेंगे जो कि एक ही उम्र के हैं और वो चित्रकारी करेंगे। तो उनमें देखेंगे कि किस बच्चे का चित्र एक जैसा है। शायद ऐसा हो सकता है कि किसी का भी एक जैसा ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता हो, लेकिन हूबहू किसी का भी एक जैसा नहीं होगा। यहाँ हम पढ़ेंगे, अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि इनमें से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी का भी एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपस में मिलता जुलता हो या ज़्यादा भी मिलता जुलता हो, लेकिन बिल्कुल हूबहू नहीं हो सकता। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना, यहाँ दोस्ती के बारे में बताया गया है। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़े और इसके बारे में सोचिए। तो इसमें कहानी बताई गई है समीर 1 की और समीर 2 की, जिनके नाम एक जैसे हैं, लेकिन जाति के आधार पर और काम के आधार पर वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ लेखक कहता है कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैंने पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो मैंने कहा, बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बारे में थोड़ा धीर रहते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी लिखी है। यहाँ जो अखबार पढ़ने वाला बच्चा होता है वो अनपढ़ होता है, तो उसे सब्जेक्ट का मतलब समझ नहीं आता। इसीलिए जो अखबार खरीदता है समीर 2, तो वो सब्जेक्ट को डिफाइन करते हुए कहता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, उसने पूछा, जब जो कभी स्कूल नहीं गया हो उसे मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई। मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया।
अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। जो अखबार बेचने वाला समीर था वो अगले दिन फिर वहीं पर आया। वह मुस्कुरा रहा था और अपनी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था, क्योंकि जो बच्चा पढ़ा लिखा ना हो उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती, तो इसलिए उसकी ज़बान पर वो शब्द अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो जैसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। इसके बाद चूंकि लाल बत्ती हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम भी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? साइकिल वाले ने पूछा। मैंने पूछा, पर तब लाल बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। उसे अपने पीछे से कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप एक समीर और मैं दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। हाँ, दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए, समीर
एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और उनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन और या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर पैदा हो तो आपकी जाति कुम्हार हो जाती है और आप बस वही बन सकते हैं जो व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था। इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगी। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जो विविधता है वो हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, चलो आइए देखते हैं। इसमें बताते हैं कि जैसे समीर 1 और समीर 2 दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आप सबकी भी सहेलियां होंगी और वो भी अलग अलग तरह से रहती होंगी। खान पान, कपड़े पहनने का तरीका या त्यौहार मनाने का तरीका उनका भी अलग होगा और उनकी भाषाएं भी आपसे अलग हो सकती हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवर, रानियां, शाही घटनाओं या भूतों की कहानी पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद हो सकता है। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। आपको उसको पढ़कर या ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जैसे हम कहानी पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी अलग अलग तरह के विचार आते हैं। एक कहानी के रूप में अलग अलग भावनाएं आती हैं जो हम किसी के सामने ऐसे ही रैंडमली पेश कर देते हैं। वह विभिन्न स्रोतों, किताबों व वास्तविक जीवन अलग कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल के जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार व सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। कुछ स्कूल की दोस्ती की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानी आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानियों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से 2 केवल पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन या कौआ, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह पर वे कैसी कहानियाँ लिखेंगे। भारत में विविधता। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भारत में विविधता किस प्रकार से है, आइए पढ़ते हैं। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं भारत में किस प्रकार से विविधता है। लेकिन गहराइयों से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं। विविधताओं को कैसे समझें,
कैसे समझेंगे हम विविधताओं को? करीब दो सवा दो साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस या कार जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे अपने जीवन में जहाज, घोड़ों और ऊँटों पर बैठकर या फिर पैदल चलकर, अक्सर यह यात्राएं खेती व बसने के लिए, जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसीलिए लोग एक जगह पर लंबे समय तक रह जाते थे। कई बार लोग खान पान की कमी में भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। कई बार संसाधनों की कमी में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाके रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपने सब्जी और अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ारों पर ही निर्भर रहते हैं। आइए हम भारत के दो भागों, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझे कि कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक व भौगोलिक कारकों पर क्या असर पड़ता है। तो आइए पढ़ते हैं हम केरल और लद्दाख के बारे में। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी वहां आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचे थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। यह काफिले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचित हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूपों को मुस्लिम और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। अब पढ़ते हैं हम केरल के बारे में। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापार के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी या यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्ने बतूता ने, जो करीबी 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुद्र की यहाँ बड़ी इज्जत है। मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत बड़ी इज्जत है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, मुसलमान, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वह चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। इन्हें चीनी वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी चट्टी कहते हैं। इनमें चीनी शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति
कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी व चावल खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीनी और अरबों से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चला कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमें वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तब विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि वह एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। जो ये ऊपर गीत दिया हुआ है, ये जो अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम व सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जान गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है।